अगर आप आर्टिकल 25 अगर आर्टिकल 25 to 28 अलॉन्ग विद प्रीएम्बल आप देखें तो आपको दिखेगा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता तो धर्मनिरपेक्षता के लिए पहली बात आप प्रीएम्बल पे ध्यान देंगे, आर्टिकल 25 to 30 ध्यान देंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द आर्टिकल 25 to 30। तो अनुच्छेद जो 25 से 30 है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता का पहला एस्पेक्ट है वो है आर्टिकल 25 to 23। जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है यह पहली बात करता है धर्मनिरपेक्षता की। तो अगर आप तीन आप शब्दों को ध्यान दीजिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। आप लोग इन शब्दों को आप अंडरलाइन करिए इसमें, पब्लिक ऑर्डर, वेयर आपके पास होगा मॉरलिटी एंड हेल्थ। इसके पहले क्या है सब्जेक्ट टू, देखिए आपको इसका मतलब क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के ग्राउंड पे आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको रोका जा सकता है। अगेन लिसन वेरी केयरफुली, इफ यू रीड आर्टिकल 25 इट स्टार्ट्स, पहला शब्द क्या है सब्जेक्ट टू, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। तो जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है वह इन तीनों के द्वारा बाधित है। अगर आप यह बोले यह एक्सेप्शन क्लॉज को क्रिएट करती है। सामान्य सी बात है, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो पहली महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई, जो धार्मिक जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है यह एक, दूसरा यह जो 25 है यह सबको आश्वासन देता है। क्या आश्वासन देता है? धार्मिक स्वतंत्रता। इफ यू रीड आर्टिकल 25 तो यह जो अनुच्छेद 25 है यह धर्म के संबंध में आपके अधिकारों का आश्वासन देता है कि धर्म के संबंध में आपका आश्वासन है। और यही भी करता है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है, देयर इज नो रिलीजन, और देश धर्मनिरपेक्ष है। देश धर्मनिरपेक्ष है, देश का अपना कोई धर्म नहीं है और नागरिकों को अपने धर्म के प्रचार का अवसर है, धर्म के प्रचार का अवसर। If you read carefully these articles, then what you finding? You are finding very interesting part. जो भारत का संविधान है उसमें स्टेट शैल ट्रीट ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस ग्रुप इक्वली। तो एक बार क्या हो गया, स्टेट सारे रिलीजन और रिलीजियस ग्रुप को इक्वली ट्रीट करेगा विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड नो इंटरफेरेंस इन द इंडिविजुअल राइट ऑफ रिलीजन, फेथ एंड वर्शिप। इस तरह कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर इंटरफेयरिंग इन समवन रिलीजियस बिलीफ by any means। तो जो यह एटीट्यूड है इम्पार्शियलिटी का टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, यह संविधान के 25 से 28 में सिक्योर किया गया है। यार कुछ समस्या किसी को? बहुत आसानी से चल रहा है, बहुत आसानी से चल रहा है, एकदम क्लियर हो जाएगा। जस्ट वेट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आर्टिकल 25 को पढ़ते समय आपको 26 के साथ पढ़ना होगा। यू कैन नॉट रीड आर्टिकल 25 alone, you have to read article 25 with article 26, only then you can understand। अब आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू एन इंडिविजुअल। इसे आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू एन इंडिविजुअल। जैसे मैं लिखा है ऐसा आप लिखिए, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा।
आर्टिकल 25 क्या है? राइट टू एन इंडिविजुअल। यह गारंटी करता है एक इंडिविजुअल के राइट को। और जो आर्टिकल 26 है वो गारंटी करता है सच राइट्स टू एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये करता है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आप ऐसा करो, आप 25 और 26 को आप एक बार पढ़ो। आफ्टर माय दिस राइटिंग यू रीड 25 and 26। इसमें क्या है? रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगर इसमें कौन कौन आते हैं? रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। Now read 25-26. This is the crux of the 25-26. क्लियर नहीं क्लियर हुआ? पढ़िए आप लोग, शांति से आप पढ़िए। दो शब्द जो हमने 3 शब्द लिखे थे, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी, ये 25 में भी है, 26 में भी है। Now try to see the difference between 25 and 26. Why this difference need to be known by you? The reason being, if the question is asked, which section is important, खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी के बारे में। अगर 26 देखें तो बात करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। आप अंडरलाइन करिए, उसी वेयर एक्स में आप पढ़िए रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। मिल गया? किसको नहीं मिला? Who not able to get it? किसको यह प्राप्त नहीं हुआ वो बताए। जिसको ये नहीं मिल रहा है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है वह जो कहते हैं आपको दिया गया है फ्रॉम द प्रीएम्बल, वो यहां पर आपको इनोवेट होता दिख रहा है। अभी दोनों आर्टिकल्स फोकस क्या करते हैं? मैटर्स ऑफ दिस डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ। यह दोनों सेक्शन 25 और 26 दोनों प्रोटेक्ट करते हैं। इसको प्रोटेक्ट करते हैं। both the sections are protecting religious क्या क्या belief as well as done in pursuance of religion, rituals, observance, ceremonies and mode of worship। तो ये दोनों क्या करते हैं? रिलीजन। अब ये दोनों सेक्शन इसको अभी से दोनों सवाल इसको प्रोटेक्ट करते हैं। रिलीजन, सेरेमनीज, रिलीजन को करते हैं, सेरेमनीज को करते हैं, ऑब्जर्वेंसेस को करते हैं। रिलीजन को करते हैं, सेरेमनीज को करते हैं, ऑब्जर्वेंसेस एंड मोड्स ऑफ वर्शिप को करते हैं। इसको सवाल बना तो आर्टिकल 25-26 है वह किसको कोड करता है। और यह इस बात पे एम्फेसिस करते हैं सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो इंडियन पॉलिटी का सेक्युलर नेचर है इस पर एम्फेसिस करते हैं। क्लियर? तो स्टेट, अब इसको अगर आप समझें तो स्टेट अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करता है विथ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसलिए इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। जो आर्टिकल 25 से 28 तक का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वह सर्टेन राइट देता है फ्रीडम को लेकर। यह फ्रीडम किसको है? सिटीजन्स को है या नॉन सिटीजन्स को भी है? अब आप सेक्शन पढ़िए। अगर सिटीजन को होता है
तो सिटीजन के बारे में लिख दिया जाता है। आप अगर पढ़िए उसमें लिखा है ऑल पर्सन्स, अगर आप पढ़िए एक शब्द का इस्तेमाल है ऑल पर्सन्स, इसका मतलब क्या है, यह सिटीजन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यह जो राइट प्लान किया गया है यह हर बात के लिए है। लेकिन उसके साथ जो 3 शब्द आपके साथ जुड़े हैं, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, उस पर ध्यान आपको देना ही होगा। अब जो सेकुलरिज्म है, इस सेकुलरिज्म को हम समझने की कोशिश करें तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट जो एसआर बोम्बई का केस था, एसआर बोम्बई का केस था, रिसर्च डे में जरूरत पड़ती है केस लॉ की, आईएएस में नहीं पड़ती, आईएएस में केस लॉ की कोई आवश्यकता नहीं। तो जो एसआर बोम्बई का केस था जिसमें 9 जज बेंच ने कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की बात की है, वो कहा रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस ग्रुप। रिलीजियस टॉलरेंस, तो शब्द कहा है रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वल ट्रीटमेंट, इसको ऑल रिलीजियस ग्रुप्स। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 9 बेंच का है, तो ये से एक्सेप्ट है, कोई इशू नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा जो रिलीजियस टॉलरेंस है और इक्वल ट्रीटमेंट है ऑल रिलीजियस ग्रुप्स का, और प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये हो गया। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उसी जगह में तो आऊंगा कि आपको आसान हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ देयर वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप, तो क्या हो गया, सारे दिस ग्रुप की प्रोटेक्शन ऑफ देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, प्लेस प्रॉपर्टी और प्लेस ऑफ वर्शिप, वह इसेंशियल पार्ट है सेकुलरिज्म का। यह क्या है, इसेंशियल पार्ट है सेकुलरिज्म का। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, ऑल रिलीजियस ग्रुप की जो प्रोटेक्शन ऑफ उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी है ऑफ देयर प्लेस ऑफ वर्शिप, यह इसेंशियल पार्ट है सेकुलरिज्म का। तो अगर आपको सेकुलरिज्म की परिभाषा में कुछ कभी लिखना हो या आप आंसर कर रहे हो, you want to write something on secularism, you can take help from this. It is a 9 member bench of the Supreme Court. यह एक बहुत established aspect आ गया जो लॉ ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। अब इसके साथ साथ क्या है, जो सिटीजन है वो फ्री है टू प्रोफेस, practice and propagate. Again, you see there, you find these words there also. अगर आप आर्टिकल 25 का हेडिंग देखें तो आपको 3 शब्द साफ दिख जाएंगे, फ्री टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट such religious faith or belief as they choose, so far as the state is concerned. From the point of view of the state, the religion, faith or belief of person is immaterial. All are equal and are entitled to be treated equally. बहुत सामान्य सी बात कही है उन्होंने कि जो हमारे देश के नागरिक हैं, they are free to profess, practice and propagate such religion, faith or belief as they choose. As they choose, as they choose. तो जो आपका फेथ है, जो आपका प्रैक्टिस है, जो आपका रिलीजन है, आप उस तरह से करो जैसे आप चूज करते हो।
जहां तक राज्य का संबंध है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द स्टेट, द रिलीजन, फेथ और बिलीफ ऑफ पर्सन इज इमटेरियल। जैसा आप चूज करते हो वो आप करो, राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन आपका एक्सेप्शन क्लॉज हमेशा चलेगा। तो जब आप धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा करेंगे, उसमें क्या होगा कि जो व्यक्ति अपने रिलीजन को चूज करता है वह मटीरियल है, इसमें राज्य इंटरफेयर नहीं करता है, अनलेस अनटिल इस तरह का आपका प्रोफेस प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी के खतरा नहीं जाता है। आसान है कि खास तक नहीं है, टफ है। तो जो ये आर्टिकल 25 से 28 करता है, उसमें अगर हम समझने की कोशिश करें तो एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी, अब जो मैं समझा रहा हूं क्या है, एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी। अब इसी को आप मेंस में जाओ, एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी। अब इसको आप मेंस का सॉल्व बनाओ। एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी is the crux of the Indian Constitution with respect to the religion. इसी को मैं कह रहा हूं। तो जो एटीट्यूड ऑफ इम्पार्शियलिटी है towards all religion is secured by the Constitution by 25 to 28. It's fine? Yes, lovely, lovely. आपको बताते हैं समझ आया, थोड़ा सा लगता है कि आप ठीक रास्ते चल रही है। अब अगर हम यह समझने की कोशिश करें तो पहली बात आप क्या देखिए, हमारे स्टेट का कोरिलेशन है। तो स्टेट क्या कहेगा, स्टेट विल नाइदर स्टेट रिलीजन ऑफ सोल नॉर कन्फर एनी स्पेशल पैटर्न अपॉन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो अब अगर आर्टिकल 20, अब स्टेट अपने ना तो स्टेट किसी रिलीजन को स्टैब्लिश करेगा न किसी रिलीजन को पैट्रिश करेगा। इस संदर्भ में आर्टिकल 27 पढ़िएगा। मैंने क्या कहा, स्टेट न तो कोई रिलीजन स्टैब्लिश करेगा न ही स्टेट किसी रिलीजन को पैट्रिश करेगा। इस बैकग्राउंड में आप आर्टिकल 27 पढ़िए। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, freedom of payment of taxes for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for promotion of any particular religion or denomination. तो कोई ऐसा आप टैक्स नहीं पे करा सकते जो किसी भी हालत में किसी एक रिलीजन को आगे बढ़ने में सहायता दे। पढ़िए उसको आराम से पढ़िए, याद हो जाना चाहिए ताकि आज के बाद इसकी आपको जरूरत बिल्कुल ना पड़े। यू रीड लाइक दिस कि आज के बाद इसकी जरूरत पड़े ही ना आपको, चैप्टर आज ही क्लोज हो जाए, ताकि आज ही चैप्टर क्लोज हो जाए। अब आप आर्टिकल 27 के साथ एक बार आर्टिकल 350 को रिलेट करिए। अब आर्टिकल 351 क्या होता है, डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपिंग ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो क्या ये कहा जा सकता है यह डायरेक्टिव आर्टिकल 27 को ओवरराइड करना है? इस चीज को सोचिएगा, हम आगे इसका आंसर करेंगे आपको। तो आर्टिकल 27 बोलता है कि स्टेट कंपेल नहीं करेगा किसी सिटीजन को पेमेंट ऑफ टैक्सेस के लिए, ताकि किसी रिलीजन का मेंटेनेंस हो या किसी रिलीजन को प्रोत्साहन मिले। दूसरा, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली पेड बाय स्टेट फंड। इसको आप याद करिएगा, ओनली पेड बाय स्टेट। कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन
कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ओनली प्रोवाइडेड बाय स्टेट फंड। जो स्टेट फंड है अगर उससे उसको पूरा स्टेट फंड से अगर फंडेड है तो, लेकिन आप होल्डिंग पेड शब्द को ध्यान रखिएगा, आपको भी सब क्लियर हो जाएगा। तीसरा, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ये बैंक किसमें है? स्टेट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नाउ गो ऑन द राइट आर्टिकल 28, वो क्या बोलता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन बैंक है स्टेट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, लेकिन जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं it is not totally prohibited but it must not be imposed. Not prohibited, इसको आप ध्यान सुनिएगा, but not imposed। आर्टिकल 28 से उधर क्या रहा? तो पहली चीज आपने क्या देखी? जो होली स्टेट से फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया सकते। नाउ गो वन स्टेप फर्दर, ट्राई टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 28। वह क्या बोलता है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बैंड है स्टेट ओन्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, लेकिन जो अदर डिनोमिनेशन है उसमें टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन यह इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए अदर रिलीजन में विदाउट देयर कंसर्न। नॉट शुड नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट देयर कंसेंट। नाउ आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, नाउ वी रीड आर्टिकल 28 फॉर अ मोमेंट। नाउ सी द आर्टिकल 28 फॉर अ मोमेंट। No religious instruction shall be provided in any education institution wholly maintained out of state fund। पहला हो गया। दूसरा, nothing in this clause shall apply to an education institution which is administered by the state but has been established under any endowment। मैंने इसी को सिंप्लीफाई किया है। तीसरा, no person attending any institution recognized by the state or receiving aid of state shall be required to take part in the instruction unless such person is minor, his guardian has given his consent। इन तीनों प्रोविजन को मैंने सिंप्लीफाई किया। आपको उसमें पढ़ने में दिक्कत लग रही होगी क्योंकि थोड़ा से बेयर एक्ट की भाषा जो है टेक्निकल होती है, लीगल होती है। you had some confusion but when you read this आपको 28 तीनों क्लियर हो जाएगा। इसको क्लियर नहीं हुआ बताइए। Who wants it to be repeated? ठीक, आई कैन अंडरस्टैंड ये आसान नहीं है। अगर आप रिपीटिशन की डिमांड करते हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। जिस एज में आप लोग हैं, जिस मेच्योरिटी में आप लोग हैं, इट इज ए क्वाइट टेक्निकल वन। ठीक है, इसके मैं 3 पार्ट करता हूं। पहला, जो स्टेट फंड से चलने वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें स्टेट फंड फुल्ली होली पेड शब्द ध्यान रखिए। जो होली पेड इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट द्वारा, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। इट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, होली पेड की कैटेगरी में नहीं आता है, वहां पर यह टोटली प्रोहिबिटेड नहीं है। लेकिन यह जब भी इंपोज किया जाए, जब भी इसका कोई कार्य किया जाए, तो कंसेंट लिया जाना जरूरी है। ये हो गया।
अगर आप देखें तो होली पे दूसरा क्या, होली फॉर दूसरा क्या है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड सपोर्टेड बाय द स्टेट, recognized by the state and supported by the state, but not wholly funded. Then in that institution, the denominations, you can give the instructions, but the consent of the concerned person is needed. अगर माइनर है तो आप उसके पेरेंट्स की लो, अल्टीमेटली बात एक ही, कंसेंट चाहिए। माइनर है तो उसकी पेरेंट लो, और माइनर नहीं है तो उसकी लो। आसान है। Come on, the next part, limitations. लिमिटेशंस क्या है? जो लिमिटेशंस है या नहीं है उसी से, सब्जेक्ट टू ओपन आर्टिकल 25, सब्जेक्ट टू जो मैंने पहले लिखा था, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, यहीं से यह डिराइव हो रहा है। लिमिटेशंस क्या क्या है? पहली लिमिटेशंस क्या है? पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, और हिंदी में लिखा है, आप उसको देख लीजिए, हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी क्या बोले? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। तो पहला क्या है? रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किया जा सकता है स्टेट के द्वारा इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरल। तो दिक्कत, तो अगर इसको देखा जाए तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन में नॉट बी एब्यूज्ड। तो आप जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको आप एब्यूज नहीं कर सकते कि जो नागरिकों के लिए, राज्य के लिए समस्या पैदा करे। कोई आप क्राइम कर लो, कोई एंटीशन एक्टिविटी करो, वो नहीं कर सकते। दूसरा, जो रेगुलेशन है, रिस्ट्रिक्शन है स्टेट द्वारा, any economic, financial or other sector activities, ये हो गया एक। ये क्या है? रेगुलेशन बाय द स्टेट, रेगुलेशन बाय द स्टेट। स्टेट रेगुलेट कर सकता है किन परिस्थितियों में? इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, सेक्युलर। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, इससे अगर जुड़ी हुई कोई गतिविधि है, अगर कोई ऐसी गतिविधि है जो इन चीजों से जुड़ी हुई है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सोशल एक्टिविटीज जो एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस, जो एसोसिएटेड है, इससे एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस से। जो एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस से, अब आप ध्यान सुनिएगा, जो एसोसिएटेड है, बट डू नॉट वेरी अपॉर्टेड टू द फ्रीडम ऑफ कॉन्सेप्ट, लेकिन डू नॉट अपॉर्टेड ऐसी चार नाम आपको। पहला तो है पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरल। दूसरा क्या है? स्टेट रेगुलेट कर सकता है कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन, रेगुलेट करने के लिए स्टेट कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है जिसका रिलेशन है इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्टर एक्टिविटीज जो एसोसिएटेड है रिलीजियस प्रैक्टिस से, लेकिन वह रियली इंपॉर्टेंट नहीं है टू द फ्रीडम ऑफ द कॉन्शियस। ये हुआ
किसको क्लियर नहीं हुआ, क्या बताओ, किसको क्लियर नहीं हुआ? Anyone has any doubt in this? इसको समझना जरूरी है, क्लियर, वेरी नाइस। Anyone has a doubt? Probably you have not read the constitution like this way earlier. जया आप दूसरी तीसरा पढ़ रहे हो, फिर सुनो, आप लोग सारी कॉपी अपनी किताब बंद करो, जस्ट यू लिसन माय वॉइस। मैं आपके सामने हट जा रहा हूं ब्लैक बोर्ड से, यू जस्ट सी ब्लैक बोर्ड, यू जस्ट सी ब्लैक बोर्ड दिस पार्ट, just see the blackboard, this part, okay, just और listen me carefully, इस पार्ट को देखो और मेरी आवाज को सुनो। स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस है आपके फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस। Regulation or restriction made by the state relating to any economic, financial, political, and secular activities which may be associated with the religious practice। ऐसी कोई इस तरह की एक्टिविटी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल सेक्टर जिसका संबंध रिलीजियस प्रैक्टिस से है, लेकिन they do not appertain to the freedom of conscience, मतलब वो उस धर्म का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, उस पर वह रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब क्लियर हो गया? नाउ क्लियर? जय आपको क्लियर हुआ? Come on to the next point. जो सोशल रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आप देखो तो हमारे पहले के जमाने में बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोगों को उपलब्ध नहीं थे, तो सोशल रिफॉर्म है और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना है पब्लिक, इस पर भी सरकार नियम बना सकती है। ठीक है फाइन। अब इन तीन क्या अब सवाल आप में क्या हो गया, व्हाट आर द लिमिटेशंस, सवाल लिखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडम of religion by sage in Article 25 of Constitution। तो कितने लिमिटेशन हो गए, 3 लिमिटेशन हो गए। लिमिटेशन नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मॉरलिटी। लिमिटेशन नंबर 2 restriction made by the state for economic, financial, political, secular activities associated with religious practice, but not appertaining to the conscience. C, to measure for social reform and going open to Hindu religious institution for public affairs। इन 3 limitations के अलावा subject एवं 3 limitations, a person of India shall have the right not only to entertain in this belief, but also to practice the observance,
dictate by such belief. क्लियर हो गया? क्लियर नहीं हुआ? I think I'm not going fast because I purposely want to go slow in these aspects. अब जो फ्रीडम दी गई है इंडिविजुअल को टू परफेस प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस रिलीजन, उसके साथ साथ राइट गारंटेड एवरी रिलीजियस ग्रुप. नाउ कम ऑन द राइट individuals are grouped as the right guaranteed every religious group. ये कहां से आ रहा है? आर्टिकल 26. जो राइट गारंटेड है एवरी रिलीजियस ग्रुप्स को, अगर उसको देखें तो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है आर्टिकल 26 से. अगर आप आर्टिकल 26 को समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 26 में ए बी सी डी 4 चीज आपको दिखेगी. इफ यू सी आर्टिकल 26 you can see the 4 things A, B, C, D. A क्या है? Establish and maintain institution for religious and charitable purposes. ये क्या है? Religious and charitable purposes. B क्या है? पढ़िए डायरेक्ट से. B क्या आएगा? What is B? Own and acquire property. Own and acquire property. ये है ना? सी क्या है? बोलिए. सी पढ़िए क्या है? सी क्या है? सॉरी, ये सी है. सी क्या है? ह्यूमैनिटीज अफेयर्स. सी क्या है? ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी. डी क्या है? व्हाट्स डी? एडमिनिस्टर in accordance with law. Administer such property in accordance with law. अगर एबीसी देखिए तो यही है. पहला क्या है कि अपने पास जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है या ग्रुप है, उनके पास अधिकार है कि वह कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं. लेकिन उसमें क्या है? चैरिटेबल पर्पसेस के लिए. तो एस्टेब्लिश कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए. दूसरा क्या है? वो मैनेज कर सकते हैं इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन. थर्ड क्या है? वो ओन और एक्वायर कर सकते हैं इमोल प्रॉपर्टी. चौथा क्या है? वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद लॉ. यह क्या है? यह कलेक्टिव फ्रीडम है. यह कलेक्टिव फ्रीडम. व्हाट इज दिस? इट इज कलेक्टिव फ्रीडम. तो ये जो आर्टिकल 26 है यह कलेक्टिव फ्रीडम है रिलीजन का. आर्टिकल बी और डी इसको आप एक साथ पढ़िए. रीड आर्टिकल बी एंड डी टुगेदर. अगर आप आर्टिकल बी और डी साथ होते हैं तो आपको क्या इंसाइट आती है? If you see article B and D together, तो आपको इंसाइट क्या आती है? Just try to see it. Read B and D with the same breath. B and D को आप एक ही breath में पढ़ने की कोशिश करें, आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी. पढ़ा आपने? बताइए क्या खास बात है बी एंड डी? Manage affairs and property.
अब इस 26 के साथ पढ़ने से जरा आप समझने की कोशिश करिए। 25 टू बी एंड 26 बी, 25 टू बी और 26 बी दोनों साथ देखिए। 25 टू है, जो 25 टू है, जो 25 टू है उसका स्कोप वाइडर है। 25 टू बी एंड 26 बी एक साथ पढ़िए। 25 टू बी क्या है? वेलफेयर है। 25 टू बी क्या है? वेलफेयर है। अभी आपको मैं 25 टू बी समझ किया था कि 25 टू क्या होता था? सोशल वेलफेयर को और हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन करने की। नाउ यू सी द 26 बी, 25 टू बी एंड 26 बी, एक दोनों के बीच हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन है, हार्मोनी है दोनों के बीच। दोनों बढ़िया देखने चाहिए, आपको हार्मोनी दिख जाएगी। जो राइट रिकॉग्नाइज किया गया है बट बाय आर्टिकल 25 टू necessarily becomes subject to the some limitations or regulations, and such limitations or regulation arises in the process of organizing the rights conferred by the Article 25 to be with that protected by Article 26b. Clear हुआ नहीं हुआ? 26b बोलता है to manage its own affairs in matter of religion. So 26b also subject to 25 to be. ये क्लियर नहीं हो रहा है? मैं क्यों इसको बता रहा हूं? यह दोनों जुड़े हुए हैं, इन दोनों को मिला के सवाल बहुत आसानी से बन सकता है। पहली बात, 25 टू बी एक वाइडर इंटरप्रिटेशन करता है। इफ यू रीड आर्टिकल 25 टू बी, ये डील किसके बारे में कर रहा है? इसमें दो एक्सेप्शन है। 25 टू बी गिव्स द टू एक्सेप्शन। अगर आप 25 टू बोलिए तो क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making laws. तो जो 25 टू है वह 25 का एक्सेप्शन है। वह क्या बोल रहा है कि 25 में जो राइट प्रोवाइड किया गया है वह सब्जेक्ट टू 25 टू भी है, सॉरी 25 टू है। तो 25 टू में अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो वह 25 को ओवर रूल कर सकता है। इट इज सिंपल एक्सप्लेनेशन। पहली बात तो उसमें दो क्या एक्सेप्शन, एक क्या है? सोशल वेलफेयर, सोशल रिफॉर्म। अगर उसको आप देखिए, एक क्या है? सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म। मिल गया? पढ़िए उसको, यही आएगा जो मैं लिख रहा हूं, यही आएगा। पहला क्या? सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म। दूसरा ओपन, गोइंग ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जिसका कैरेक्टर पब्लिक है, जो पब्लिक कैरेक्टर का है। यह 25 टू कह रहा है या 25 टू कह रहा है। अब अगर इसको हम देखें तो जो कोर्ट का कहना है, जो एक बाइगमस मैरिज है was not void of freedom since it fell under Article 25 to be, यह कहा था बॉम्बे हाई कोर्ट ने। तो जो प्रोविजंस है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 की आर प्रोटेक्टेड अंडर सब क्लॉज बी ऑफ आर्टिकल 25 टू बी। तो जो प्रोविजन है ऑफ इविल प्रैक्टिसेस, सती है, सिस्टम ऑफ देवदासी है, could be justified under this clause। तो आप ये नहीं कह सकते सती और देवदासी, जो कि हिंदू सिस्टम का पार्ट है, इसलिए हमारे हिंदू रिलीजन के पार्ट है, इसलिए हमारा फ्रीडम रिलीजन है। यह 25 टू बी से प्रोटेक्ट किया रहा है। तो जो भी लॉ प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सोशल रिफॉर्म वह यहां से कवर होगा। अब आप एक सवाल लिखिए, लॉ प्रोवाइडेड फॉर सोशल रिफॉर्म। ये मैंने किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस ही इसको हमने निकाला हुआ है
Law provided for social welfare, social reform is not intended to cover the basic essentials of the creed of religion, which are protected by Article 25(1). Law provided सवाल लिखे, law provided for social reform, और आसान, law provided for social reform is not intended to cover law provided for social reform is not intended to cover the basic essential of creed of religion. इसको आप लिखिएगा, essential of the creed of religion under Article 25. ये सवाल आप लोग हल करिएगा फॉर मिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो सेकेंड पार्ट है आर्टिकल 25 का, वह क्या कहता है, क्लियर कर देता है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यह प्रिवेंट नहीं करता है स्टेट को कि हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन कर दे फॉर पब्लिक करेक्टर के। तो जो राइट कंफर किया गया है आर्टिकल 25 को भी, वह राइट दिया गया है ऑल क्लासेस सेक्शन ऑफ हिंदूज टेम्पल में जैसे चाहे प्रवेश कर सके। इसलिए आर्टिकल 25 एक वाइडर पावर देता है कम्युनिटीज को और कंट्रोल करता है आर्टिकल 25(1) and 26(b). So what is nutshell? Article 25 is much wider in contents, as has reference to the rights of communities and controls Article 25(1) and 26(b). It is the crux of the whole talk. कि जो आर्टिकल 25(2)(b) है, यह कंट्रोल करता है आर्टिकल 25(1) को और 26. Now we read Article 26(b). Now read Article 26(b). Read it, एकदम क्लियर हो जाएगा। Now try to read Article 26(b). तो क्या बोलता है 26(b)? Open the act. There, मेरे सबके पास होगा to manage its own affairs in matter of religion। तो जो 26(b) है, it is subject to। अब यहां से आपका बेस का सवाल बन गया, वो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, इसका कंटेंट लिखेंगे। They will not write article question paper, they will write the content of the article। कि जो आर्टिकल 26(b) है, it is subject to the article 25(2)(b). किसको क्लियर नहीं हुआ बताइए, किसको क्लियर नहीं हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? क्या मिट गया क्या?
आवाज आ रही है? यस सर, ऑल क्लियर सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? हैज एनी प्रॉब्लम? मेरा चैट नहीं आ रहा है, जरा सो चैट लगाओ तो ठीक करो इसको, ठीक करो इसको। क्या क्यों नहीं रहा है? ऋतिक आ रही है और नहीं आ रही है? सर आवाज आ रही है, चैट भी शो हो रहे हैं सर, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है मेरे एंड से हो रहा है कुछ प्रॉब्लम। चलो ठीक है। तो 25 1 कहा है 26 एंड 20। अब देखिए, अब आपको एक हार्मनी अंडरस्टैंड करनी है। तो जो एक्सरसाइज है रिलीजियस फ्रीडम का, which does not fall within the exception of class 1 or class 2 of Article 25 cannot be restricted on any other consideration. तो एक्सेप्शन वैलिड कब होगा? एक्सेप्शन वैलिड तभी होगा जब 25 1 और 25 2 में आएगा, पहली बात। इसके अलावा किसी और ग्राउंड पर, अगर इस ग्राउंड को हटा दो तो किसी और ग्राउंड पर कोई भी एक्सेप्शन एक्सेप्ट नहीं होगा। 25 1 और 25 2 में लिखे गए ग्राउंड के अलावा किसी और ग्राउंड पर कोई भी एक्सेप्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब जो आर्टिकल 25 का एक्सप्लेनेशन 2 है उसको आप पढ़िए। हिंदूज क्या क्या इंक्लूड करते हैं उसको आप कहीं लिख लीजिए, क्योंकि सवाल ये भी आ सकता है कि हिंदूज में क्या क्या इंक्लूडेड है। इंटरेस्टिंग पार्ट है इस बात को लेके। अब जो हमारा आर्टिकल 26 है, जो बात अभी आर्टिकल 26 में एक है माइनॉरिटी, मिल गया आपको? आर्टिकल 26 में एक शब्द है माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी को देखें तो माइनॉरिटी का कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। Nowhere minority has been defined. अगर माइनॉरिटी संविधान में डिफाइन नहीं है तो माइनॉरिटी को कैसे एड्रेस किया जाए? तो माइनॉरिटी को किसी भी तरह से यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। अब आगे आर्टिकल 30 में आएंगे तो माइनॉरिटी को समझने की कोशिश जरूर करें। सॉरी, आर्टिकल 26 नहीं है, सॉरी वो आर्टिकल 30 है। तो कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट जो है कि संविधान हमारा रिकॉग्नाइज करता है नास्तिक को भी संविधान रिकॉग्नाइज करता है। तो जो नास्तिक धर्म है, जो जैन है, हिंदू है, तो उसको भी संविधान रिकॉग्नाइज करता है जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। एक जो कंफ्यूजन आया था सेकुलरिज्म पे, तो सेकुलरिज्म के इश्यू का जो कंफ्यूजन था उसको उन्होंने सेट्रेस किया बाय सुप्रीम कोर्ट में 9 जजमेंट से, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बम्बई साहब के जजमेंट से वह इशू उन्होंने हैंडल कर दिया था। अब जो बम्बई साहब के जजमेंट के बाद जो सेकुलरिज्म का इशू है पूरी तरह से कोर्ट में शामिल करने की कोशिश की। अब सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया का मतलब नहीं है कि स्टेट शुड बी हॉस्टाइल टू रिलीजन, स्टेट रिलीजन से हॉस्टाइल हो, यह है सेकुलरिज्म का कोई मतलब नहीं। स्टेट रिलीजन से हॉस्टाइल नहीं होता है। तो जो सेकुलर इंडिया है इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि स्टेट शुड बी हॉस्टाइल टू रिलीजन। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रल। स्टेट जो है वह न्यूट्रल होगा, वह डिफरेंट रिलीजन के बीच न्यूट्रल होगा। तो हॉस्टाइल
वर्सेस न्यूट्रल, दो शब्द क्या होगा, होस्टाइल वर्सेस न्यूट्रल। तो स्टेट क्या होगा, स्टेट न्यूट्रल होगा, स्टेट होस्टाइल नहीं होगा। दूसरा, हर आदमी के पास फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस है, फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस। हर आदमी के पास फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस है अपने रिलीजन के लिए। अगर कोई पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है, उसके पास राइट है अपने फ्रीडम की प्रोफेस एंड प्रैक्टिस his own religion, and it cannot be condemned that if a person is devoid Hindu or devoid Muslim, he ceases to be secular। कोई आदमी अगर डिवाइड हिंदू और मुस्लिम है, कोई आदमी बहुत श्रद्धापूर्वक हिंदू मुस्लिम है, इसका मतलब नहीं है कि वो सेक्युलर नहीं है। तीसरी बात होगा, जो यूज ऑफ वेग सेक्युलर है प्रियम्बल में। अब सेक्युलर कहाँ है, प्रियम्बल में है, 25 से 30 में है, आर्टिकल 351, तीन जगह देखिए। तो जो वर्ड सेक्युलर प्रियम्बल में है, इसका मतलब नहीं है यह वो राइट कर देगा इनएक्टेड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 25 to 30 एंड आर्टिकल 351। जो प्रियम्बल आर्टिकल 25 to 30 एंड आर्टिकल 351, तो जो वर्ड यूज हुआ है सेक्युलर प्रियम्बल में, इसका मतलब ये नहीं है यह शब्द जो इनएक्टेड प्रोविजन है 25, 30 और 351, इसको वह किसी भी तरह से ओवरराइड कर देगा। यहाँ एक बात कही गई है जो संस्कृत को प्रेफरेंस देने की है इन एकेडमिक सिलेबस एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, while not conceding the status of Arabic or Persian or the like, would not mitigate against the basic tenets of secularism। अगर आप पैरा 20 आप उस ऑर्डर का पढ़े, पैरा 20 हम ऑर्डर का पढ़े, जो जे वाले वो पढ़ सकते हैं। अगर पैरा 20 आप उस ऑर्डर का पढ़े, जो पीसेस जे वाले वो लोग पढ़े, बाकी लोगों के साथ पढ़ने की क्या आवश्यकता नहीं है। तो अगर उसको आप पढ़ें तो वह यह साफ साफ कहता है कि अगर कोई आदमी संस्कृत पढ़ता है इलेक्टिव, इसका मतलब नहीं है वह सेक्युलरिज्म को किसी तरह से कमजोर करता है, कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो न्यूट्रलिटी है स्टेट की, the neutrality of the state would be violated if religions used for the political purposes। अगर रिलीजन को पॉलिटिकल पर्पस से यूज किया जाए, उससे क्या होता है, उससे जो स्टेट की न्यूट्रलिटी है किस संबंध में, रिलीजन को लेकर, वह वायलेट होती है। और एक अगर कोई इलेक्टोरल अपील होती है, ये आपके इंटरव्यू काम आएगा, इलेक्टोरल अपील होती है रिलीजन के नाम पे, तो वह भी आपके जो सेक्युलर कैरेक्टर है उसको वो अफेक्ट करती है। इट इज इन दिस सेंस सेक्युलरिज्म टू बी रिगार्डेड एज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। सम क्रिश्चियन लीडर ने ये असर्ट किया। अब आते हैं आर्टिकल 25(1) के प्रोपोगेट पे। आर्टिकल 25(1) का जो प्रोपोगेट है, उसमें कुछ क्रिश्चियनों का कहना था कि जो आर्टिकल 25 का शब्द प्रोपोगेट है, उनको फंडामेंटल राइट देता है कन्वर्जन का। वह फंडामेंटल राइट देता है कन्वर्जन का। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 25(1) का जो प्रोपोगेट शब्द है वह कन्वर्जन को इंकरेज नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लेड आउट किया सम प्रोपोजिशन ऑफ लॉ। वह क्या था, पहला जो आर्टिकल 25 में जो प्रोपोगेट शब्द है, प्रोपोगेट शब्द जो है
आर्टिकल 25 तो आर्टिकल 25 का जो प्रोपोगेट शब्द है यह कहता क्या है? द राइट टू प्रोपोगेट विद ईच मेंबर ऑफ द रिलीजन, द राइट टू स्प्रेड, बट वुड नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट। ये राइट टू स्प्रेड देता है, but not right to convert. यह राइट टू स्प्रेड देता है, बट इट नॉट गिव टू राइट टू कन्वर्ट। तो आप राइट टू कन्वर्ट का क्लेम नहीं कर सकते हो राइट टू स्प्रेड के आधार पर। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए आर्टिकल 25 के प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करके यह नहीं कह सकते हैं कि कन्वर्जन आपके लिए अधिकार है। दूसरा, जो इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्शियंस, दूसरा शब्द है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्शियंस, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्शियंस। जो कॉन्शियस के इक्वल ट्रीटमेंट की बात कही गई है, ये बिलोंग करता है टू ईच मैन अंडर आर्टिकल 50। इसका मतलब क्या हुआ? He has the freedom to choose and hold any faith of his choice and not to be converted, not to be converted। इसको कहीं लिखिएगा, बड़ा अच्छा आर्गुमेंट तैयार होगा अगर आप इंटरव्यू में कभी जाएंगे या कहीं इसका सवाल लिख लेंगे, नॉट टू बी कन्वर्टेड। तो ये कॉन्शियस का सवाल है, कॉन्शियस का ये देता है फ्रीडम टू चूज एंड होल्ड एनी फेथ ऑफ हिज चॉइस एंड नॉट टू बी कन्वर्टेड इन अदर रिलीजन by means of force, fraud, inducement, by force, fraud, inducement, and illusion। आसान सी बात है, कोई खासा नहीं है। तो यह किसी भी तरह से कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं देता है फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट, एलिमेंट। लेकिन वॉलंटरली कोई आदमी किसी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है। इन फोर्स से, फ्रॉड से, इंड्यूसमेंट से, एलिमेंट से आप अगर कहते हो फ्री कंसेंट नहीं होता है। अगर इस बात को एज्यूम भी कर लिया जाए, a particular religion has the right to propagate its tenets by any means, including conversion। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, the state has the right and duty to intervene। The state has a right to duty, the state has right and duty to intervene। अगर इस बात को मान लिया जाए, if this is being accepted, इसको एज्यूम किया जाए कि एक पर्टिकुलर रीजन के पास राइट है टू प्रोपोगेट, and in this propagation there is an inclusion of the conversion, then also the state has right and duty to intervene if such activity of conversion offended against public order, morality and health, public order, morality and health। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के आधार पर स्टेट के पास राइट है टू इंटरवीन इन दिस इशू। क्योंकि जो आर्टिकल 25(1) है वह इस एक्सेप्शन क्लॉज को, इस लिमिटेशन को एक्सेप्ट करता है। Therefore, the state was constitutionally authorized to maintain public order by prohibiting and penalizing the conversion which has the force, fraud, inducement और allurement जो यूज किया जा सकता है। यह एमपी और उड़ीसा के केस में हुआ। यह एमपी और उड़ीसा के केस में हुआ। जब एमपी और उड़ीसा के केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एमपी और उड़ीसा की सरकार ने क्या किया, एक एक्ट पास किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपील कर दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी दोनों एक्ट की, इस प्ली को रिजेक्ट करते हुए
जो क्रिश्चियन बशीर ने दिया था कि उनके पास प्रोपोगेशन का अधिकार है। आफ्टर दिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, अरुणाचल प्रदेश ने पास किया बिल मॉडल एग्जैक्टली ऑफ एमपी एंड उड़ीसा, जो भी जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड हेल्थ कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कन्वर्जन का अधिकार है वह लिमिटेड अधिकार है, वह कन्वर्जन का अधिकार उनके पास नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ और क्लियर नहीं हुआ? इसको क्लियर नहीं हुआ? बोले चैट नहीं आ रहा, मुझको क्या करना है? चैट क्यों नहीं आ रहा? तो यहां से आज नहीं रोक दें। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, हम लोग कल इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो होप द कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर। If you have any doubt, you write down. Otherwise, I will see you tomorrow. Take care. Bye.